हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशु छतवानी। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी कंटिन्यूस हम इनकम टैक्स के क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। इससे पहले 12 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये हमारा 13th लेक्चर है और आज 20 नए क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर, पहला क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग वे। ये कहता है एक्सपेक्टेड रेंट आप कैसे तय करेंगे? हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, लोअर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। सर, ये सी ऑप्शन सही है। अब अपन याद करते हैं क्वेश्चन को। हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक होता है, उसमें एक तो होता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो हमें मिलता है वो आता है सेकेंड स्टेप पे। आपका जो पहला स्टेप होता है उसमें आपको लेना होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। लेकिन ये ज़्यादा वाली वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर सकती, स्टैंडर्ड रेंट से आगे या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सी इसका आंसर है। तो यानी फर्स्ट स्टेप में जो आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, ऐसा करते समय म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट में से बड़ी वैल्यू लेनी होती है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, द वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन टू एम्प्लॉय इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ विच बैंक फॉर द सेम पर्पस। ठीक है सर, ऑप्शन देख लीजिए। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब आप सैलरी वाला चैप्टर करते हैं, वहाँ अगर किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से सस्ते में लोन मिलता है, कंसेशनल लोन मिलता है, जैसे मान लो कि बैंक तो चार्ज कर रहे हैं 12% और एम्प्लॉयर आपके ऊपर चार्ज करता है 8%, तो उसने आपको बेनिफिट दिया 4% का। क्वेश्चन ये है कि ये 12% कौन से बैंक का देखा जाता है? तो सर, ये SBI का देखा जाता है। कहने का मतलब है टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए या वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि SBI की लैंडिंग रेट क्या है। हम RBI या किसी और बैंक की लैंडिंग रेट नहीं देखते। प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे SBI की जो लैंडिंग रेट होती है और जो एम्प्लॉयर की लैंडिंग रेट होती है, उनका जो डिफरेंस होता है वो टैक्सेबल परक्विजिट माना जाता है। तो SBI आपको याद रखना है, ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक भी है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ ओल्ड मूवेबल असेट टू एम्प्लॉय विल बी टैक्स फ्री इफ इट इज यूज्ड फॉर। अगर कर्मचारी को पुरानी असेट दे दी जाती है, इसका आंसर सर 10 साल होगा। ठीक है, और मैं आपको हमेशा की तरह कहूँगा, आप क्वेश्चन आने के बाद रुका करें, आंसर सोचा करें और फिर मेरी कमेंट्री आप सुना करें। सर, बात ऐसी है कि सैलरी वाले चैप्टर में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई वीडियो कैमरा, फ्रिज, कार या कोई भी चीज़ देता है यूज़ करने के लिए, तो वो टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर 10 साल तक एम्प्लॉयर ऑलरेडी यूज़ कर चुका हो और 10 साल यूज़ करने के बाद अगर उसने एम्प्लॉय के लिए दी हो तो फिर ये टैक्स फ्री फैसिलिटी होगा। तो इसमें 10 साल का क्राइटेरिया है जो आपको याद करना है सर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनर इनकम इज क्लब्ड टू। माइनर की इनकम को मिलाया जाता है पापा मम्मा कहाँ पे? सर, जिसकी इनकम ज़्यादा हो। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी शायद आ चुका होगा कि अगर कोई मिस्टर ए हैं और ये उनकी मैडम है, ये हमने इनकी मैडम बना दी छोटी सी, और ये इनका बच्चा है सर, ये इनका बेबी है, इसको बी बोलते हैं। तो अगर इस बच्चे को फिज़िकल लेबर से या मेंटल लेबर से, मेहनत से पैसा कमाता है, तो वो इनकम इस बेबी की मानी जाएगी, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर कोई FD की इनकम है या कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जिसमें बच्चे ने कोई मेहनत नहीं की है, तो वो इसे इसके पापा में या मम्मी में जोड़ दिया जाएगा जिसकी इनकम ज़्यादा हो। तो अगर पापा 5 लाख कमाते हैं, मम्मी 6 लाख कमाती हैं, तो इस बच्चे की इनकम को 6 लाख रुपए वाली मम्मी में जोड़ दिया जाएगा। और अगर मम्मी पापा का तलाक हो जाता तो बच्चा जिसके पास रहता है, जो बच्चे को मेंटेन करता है, उसमें जोड़ा जाता। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। एज पर द सेक्शन 207, नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ऑप्शन देखते हैं सर। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज़ ऑफ द एज ऑफ बिलो 60 ईयर। सर, जो इंसान 60 साल से कम का है, यानी जवान कह लो, जो इंसान जवान है उसे तो एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सर, जो HUF है उसे भी
कहें एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। जो नॉन रेजिडेंट बंदा है उसको भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो एक रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है उसको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सब पूरी बात क्या है मैं पूरे रूल बताता हूँ। 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी होने पे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो सीनियर सिटीज़न हैं, इंडियन रेजिडेंट, सीनियर सिटीज़न रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीज़न बिजनेस करेगा तो फिर उसको रिलैक्सेशन नहीं है, फिर उसे भी एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। चलिए मैं एक और तरीके से आपको ये रूल बता देता हूँ। एक बार ये रूल आ जाने दीजिए, ये देख लीजिए आप। कहता है कि अगर कोई पर्सन ये सारे 4 कंडीशन पूरे कर देता है तो उसे एडवांस टैक्स नहीं देना। पहली बात वो एक इंडिविजुअल हो, दूसरी बात वो बंदा रेजिडेंट हो, तीसरा बात उसकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा हो, और चौथी बात यह है कि उसकी इनकम में पीजीबीपी इनकम ना हो। तो अगर मैं आपसे यूँ पूछूं कि मिस्टर पी हैं, उन्हें पेंशन मिलती है, मिस्टर पी हैं उनको पेंशन मिलती है, उनकी एज 70 साल है, तो क्या वो एडवांस टैक्स देंगे? नहीं सर, वो एडवांस टैक्स नहीं देंगे। ही नीड नॉट टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस विल फॉल अंडर दिस हेड। तो ये तो बड़ा आसान है कि अगर आपने हॉर्स रेस पे दांव लगाया, पैसा जीता, कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम आपकी अदर सोर्स हेड में जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, बी ऑप्शन होगा सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम रेजिड्यूरी हेड कहते हैं। जो इनकम कहीं नहीं जाती सर, तो वो इस इनकम हेड में आती है। और अगर आपने कोई भी गेम जीता है, मैं एक बार डेफिनेशन बताता हूँ आपको नीचे। कैजुअल इनकम कहता है, कैजुअल इनकम मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो लॉटरी जीतने से, पजल सॉल्व करने से, रेस, कोई सी भी रेस हो, कार्ड गेम हो, कोई और गेम हो, गैम्बलिंग हो, कौन बनेगा करोड़पति हो, बिग बॉस हो, किसी से भी अगर आपने पैसा जीता तो वो कैजुअल इनकम है, अदर सोर्स में जाएगा, 30% टैक्स लगेगा, 115 बीबी इसका सेक्शन है। कुछ बातें और याद रख लीजिए रिगार्डिंग कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के बारे में आपको कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, कैजुअल इनकम में से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और कैजुअल इनकम में से आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को 2 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम है और 1 लाख रुपए का उसको LTCG है, तो उसका यहाँ से 50,000 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उसका 50,000 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बची हुई है, तो LTCG ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कैजुअल इनकम ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकती। तो कैजुअल इनकम को डिस्करेज करने के लिए, इसको हतोत्साहित करने के लिए 3 रूल बनाए गए हैं कि कैजुअल इनकम को पाने के लिए कोई खर्चा किया जाए तो उसकी कटौती नहीं मिलती, कैजुअल इनकम में से 80C से लेके 80U तक का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, और आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो ये कैजुअल इनकम के बारे में रूल थे, अदर सोर्स में जाता है। मिस्टर पी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपये फ्रॉम HDFC बैंक फॉर परचेजिंग अ हाउस। His rental income is rupees 50,000 per month, out of which 25,000 per month directly goes to the bank as the installment of loan. Discuss the tax treatment. देखिए इस क्वेश्चन में से 3 बातें हैं। मिस्टर पी ने एक लोन ले रखा है, उससे उन्होंने प्रॉपर्टी बनवाई, प्रॉपर्टी को उन्होंने किराए पे दे दिया, और किराए की जो इनकम आती है उसमें से उनकी EMI जाती है। शायद मिस्टर पी ये चाहते होंगे कहना कि मैं 50,000 कमाता हूँ और मेरा 25 तो EMI में चला जाता है, तो बाकी मेरी इनकम 25,000 मानी जाए। तो इनका ये सोचना गलत है। यहाँ पे आपको जो सीखने वाली बात है वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। 50,000 कमाने के बाद ये जो 25,000 रुपये का EMI दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या ये इनकम डाइवर्जन है, नहीं। तो आप ये टॉपिक दोनों जरूर पढ़िएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है। इनकम कमा लेने के बाद उसे यूज़ करना कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इस केस में 50,000 रुपये महीना इसकी इनकम मानी जाएगी, 25,000 रुपया एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए इन क्वेश्चनों का मकसद मैं पहले भी बता चुका। आपको कुछ एरियाज़ देना है जिन एरियाज़ पे आपको मेहनत करनी है। आपको आता है, क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करके उस पर मेहनत कीजिएगा।
इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ। वेल, ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर कमाई गई है और इंडिया के बाहर रिसीव हुई है वो केवल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, बाकी सबके लिए एग्जेम्प्ट होगी। तो जो अपना नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसके लिए, या जो अपना नॉन रेजिडेंट पट्टा होता है, इसके लिए इनकम टैक्सेबल नहीं है। हमें पता है कि जो अपना रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। वो वर्ल्ड में किसी भी कोने में पैसा कमाए उस इनकम पे उसे टैक्स देना पड़ता है। ताज़ा मामले में इनकम भले ही अक्रू आउटसाइड हुई हो, भले ही रिसीव्ड आउटसाइड हुई हो, लेकिन जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस पर टैक्स लगेगा, उसकी इनकम में ये जुड़ेगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम। तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म खेती से इनकम कमाती है तो क्या ये फर्म के हाथों में एग्जेम्प्ट होगी? बी ऑप्शन सेज ये फर्म के हाथों में तो एग्जेम्प्ट होगी लेकिन पार्टनर के हाथों में टैक्सेबल होगी। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ये इनकम दोनों के लिए एग्जेम्प्ट होगी। और चौथा ऑप्शन कहता है कि फर्म के लिए टैक्सेबल होगी लेकिन पार्टनर के हाथों में एग्जेम्प्ट होगी। इसका आंसर है सर एग्जेम्प्ट फॉर बोथ। ये इनकम दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम को ख़ास तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं इंडिविजुअल में, एचयूएफ में, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम एग्जेम्प्ट है और उसके पार्टनर्स इस इनकम के जब हिस्से होंगे तो पार्टनर्स के हिस्से में भी ये एग्जेम्प्ट ही होगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर फुल्ली टैक्सेबल। इनमें से कौन से अलाउंस है जो पूरी तरह से टैक्सेबल हैं? वार्डन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। ये सर सारे के सारे टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन, जब जो बंदा जॉब करता है उसे 3 तरह के अलाउंसेज मिलते हैं। टैक्सेबल जो उसकी सैलरी में पूरे जुड़ते हैं, एग्जेम्प्ट जो उसकी सैलरी में नहीं जुड़ते हैं, और एक होते हैं मॉनिटरी लिमिट वाले जिसमें 100 रुपये महीना या 300 रुपये महीना या 3200 रुपये महीना इस तरह का एग्जेम्पशन होता है। तो ये जो तीनों तरह के सर नाम आए ना सर, ये तीनों के तीनों टैक्सेबल हुआ करते हैं। चलिए सर देखते हैं। एक कुछ लिस्ट और मैंने बनाई है सर। डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस सीसीए, मेडिकल अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, प्रॉक्टरशिप अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, रूरल अलाउंस, इंटीरियम रिलीफ, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, हॉलीडे ट्रिप अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, गार्ड अलाउंस, लंच अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, फैमिली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये सारे के सारे टैक्सेबल कैटेगरी में होते हैं। जैसे ही आपको मिलेंगे ये आपकी सैलरी में जुड़ेंगे सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। When shares of each co-owner in a house property is not definite, the income from such property shall be taxed equally, exempt from taxed, taxed as association of person, taxed as body of individual। देखो सर, अगर मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ए और बी ने मिलकर खरीदा है, इन दोनों की जॉइंट ओनरशिप है। तो अगर मान लीजिए ये तय होता कि ए ने 70% पैसा लगाया है और बी ने 30% पैसा लगाया है और इनकी ओनरशिप का परसेंटेज भी यही है, तो फिर जब रेंट की इनकम आती तो 70% एचपी इनकम फॉर ए एंड 30% एचपी इनकम फॉर बी माना जाता, यानी एचपी की इनकम का कैरेक्टर एचपी ही रहता। लेकिन अभी क्या होगा कि सर ए और बी का हिस्सा डेफिनेट नहीं है, तो ये इनकम एओपी की इनकम मानी जाएगी। ये मकान इन दोनों का जॉइंट वेंचर माना जाएगा और इस मकान की जो इनकम होगी उसके लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, इनकम का हेड तो एचपी रहेगा लेकिन ये इनकी इंडिविजुअल्स की इनकम न मान के एसोसिएशन की इनकम मानी जाएगी क्योंकि इनका हिस्सा डेफिनेट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल टू या अलाउड टू, हास की अनुमति होती है रजिस्टर्ड ओनर को हाँ, बेनिफिशियल ओनर को हाँ, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए और बी। सर इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए और बी। देखिए सर, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि बंदा उसका मालिक हो
और उस प्रॉपर्टी का बिजनेस में इस्तेमाल होता हो। अब यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड ओनर हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हैं तो भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। इसका एग्जांपल है हायर परचेज सिस्टम। जब आप कोई गाड़ी, कोई ट्रक, ट्रेलर, कार हायर परचेज सिस्टम पे लेके आते हैं, जिसमें आपका ईएमआई सिस्टम होता है, जिसमें आप ईएमआई पेश करते हैं और जब लास्ट ईएमआई आप देते हैं तब आप गाड़ी के ओनर बनते हैं। लेकिन तब तक भी ओनर न होते हुए भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, बिकॉज यू आर द बेनिफिशियरी। तो रजिस्टर्ड ओनर के साथ साथ जो बेनिफिशियरी ओनर है उसको भी डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। अगला क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन और आएंगे सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। ये तो बहुत आसान है, 25% इसका आंसर है। जैसे फर्नीचर पे रेट 10% होता है, प्लांट पे 15 होता है, उसी तरह से इनटेंजिबल असेट के लिए रेट 25% है। इसमें सर एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, वो इन 2 स्लाइड्स में आएगी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या। तो 4-5 बातें हैं। पहली, गुडविल 2 तरह की होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो मेहनत करके, एक्स्ट्रा एफर्ट करके, बहुत साल मेहनत करने के बाद ऑटोमेटिक क्रिएट होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चूंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती इसलिए उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। दूसरी तरह की गुडविल होती है परचेज गुडविल। जब हम किसी का बिजनेस एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदते हैं तो वो जो गुडविल क्रिएट होती है वो होती है सर परचेज गुडविल। अब जनरल रूल ये है या जनरल प्रैक्टिस ये है कि परचेज गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। डेप्रिसिएशन पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इस पर अलाउ होता है, लेकिन गुडविल पे अलाउ नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उसमें एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुडविल पे भी आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, कि गुडविल एक तरह का कमर्शियल राइट है या इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स, तो इस पे आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिर वापस से जब बजट 2021 का आया है उसमें कहा गया है कि एक सिमेट्री मेंटेन करने के लिए या सारे डिस्प्यूट्स को एंड करने के लिए कहा जाता है कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो आज की सिचुएशन ये है कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ये सारी बातें 2 स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा आराम से रोक के, ठीक है। जो लिखा हुआ है मैंने वो सारा बता दिया है। 14 क्वेश्चन कहता है, यानी 254th क्वेश्चन आज का 14th। P Limited has unabsorbed depreciation of ₹4 lakh for previous year. This can be carry forward. Carry forward में जनरली देखो आपको याद आएगा 8 साल, कि हम किसी भी लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग कहीं 4-4 साल भी है, लेकिन आप याद रखिएगा जहाँ तक अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मामला है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होता कि आप डेप्रिसिएशन लगा सकें, या डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से लॉस हो जाता है, तो उस केस में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है, उसे आप इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जनरली जैसे अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते समय आप उसे हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर सकते हो, और अगर कैपिटल गेन का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है तो अगले साल में आप कैपिटल गेन ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में फ्री हैंड है, आप चाहें तो किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं अगले साल में भी। लेकिन एक बात और है, सैलरी नहीं, सैलरी के अलावा। तो अब आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है इनडेफिनेट पीरियड, लेकिन ये कहता है कि बिजनेस हेड से, तो ये गलत है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनडेफिनेट पीरियड तक और किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, काफ़ी ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ठीक ये है कि इनडेफिनेट पीरियड तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सैलरी के अलावा किसी से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि सैलरी और पीजीबीपी की आपस में बनती नहीं है। ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन है, where the payment of an expenditure claimed as deduction by an assessee carrying on business or profession other than who is in the transport business exceeds 10,000, it should be paid by। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में नहीं हैं, किसी सिंगल डे पे किसी सिंगल पर्सन को 10,000 से ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, तो आपका 3 तरीके हैं। पहला तरीका है अकाउंट पेई चेक, दूसरा तरीका है अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट,
और तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम पे, यूपीआई, ये तरीके हैं, इनसे आपको पेमेंट करना होगा। क्रॉस चेक से पेमेंट नहीं कर सकते बड़ा पेमेंट। और सी ऑप्शन में ये लिखा है कि बियरर चेक से भी आप नहीं कर सकते। ये कहना कि कैश के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, वो भी नहीं चलेगा। एटीडी का जो डिडक्शन होता है उसमें भले आप ये लाइन याद रख लो कि अदर देन कैश, लेकिन 10,000 से ज़्यादा के जो पेमेंट हैं, जो 40A3 वाली सेक्शन है, 40A3 वाली सेक्शन है, उसमें आप पक्के से याद कर लीजिए बेटा जी कि आपको क्या करना है बेटा, आपको पेमेंट 3 तरीके से करना है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, या द प्रेस्क्राइब्ड मोड। प्रेस्क्राइब्ड मोड यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जो प्रेस्क्राइब्ड मोड है, अभी नीचे लिखे हुए आएंगे, आप आराम से देखिएगा उनको ताकि आपको पक्के से याद हो जाए। ये सेक्शन याद कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट में 35,000 का रूल है, वो भी याद कर लीजिएगा। ये नीचे जो तरीके लिखे हैं ये सारे आपके अलाउड तरीके हैं बेटा, ये सारे मैंने बोल दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कार जो हमने 5 साल यूज़ की है फॉर पर्सनल पर्पस, तो ये आपकी कैपिटल असेट नहीं होती। ऐसी चीज़ जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं जैसे फ्रिज, एसी, सोफ़ा सेट, डिनर सेट, पर्सनल यूज़ वाली चीज़ें, वो कैपिटल असेट नहीं होती, चाहे आपने कितना भी उसे होल्ड किया हो। ज्वेलरी जो आप 10 साल से होल्ड कर रहे हैं वो सर कैपिटल असेट्स है, और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, क्योंकि 36 महीने का क्राइटेरिया होता है, 36 मंथ का क्राइटेरिया पूरा हो गया। तीसरी असेट्स देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर सेल फॉर 4 ईयर बिफोर सेल। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने 4 साल से एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है, तो लंबे समय से होल्ड कर रखा है, ये बात सच है, लेकिन ये सर स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए प्रॉपर्टी एक तरह का स्टॉक है, और स्टॉक कैपिटल असेट्स नहीं होता, तो ये कैपिटल असेट्स नहीं है। और शेयर्स जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे हैं और 11 महीने, तो ये है सर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो इस क्वेश्चन में जो ज्वेलरी आपने 10 साल से रखी है वही आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। इसके अलावा स्टॉक और पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें कैपिटल असेट्स नहीं होती, और शेयर्स को अगर 12 महीने ना रखा जाए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स होता है। होप मैं आपको रूल समझा पा रहा हूँ। बाकी तो आपने जितनी पढ़ाई करी है ध्यान से करी है तो आपको डेफिनेट मज़ा आएगा। मिस्टर पी है, उनका बर्थडे है, उनको बर्थडे पर उनको गिफ्ट मिले हैं। पहला गिफ्ट मिला है उनको बड़े भाई से, एल्डर ब्रदर से। दूसरा गिफ्ट मिला है गोल्ड चेन, जो कि मिले हैं छोटी बहन से। तीसरा गिफ्ट उनको मिला है दोस्तों से, और चौथा मिला है छोटे भाई से, जहां उनको सस्ते में शेयर्स मिले हैं। यहाँ गौर कीजिए, बड़ा भाई रिलेटिव होता है, छोटी बहन रिलेटिव होती है, और यंगर ब्रदर डी पॉइंट वाला भी रिलेटिव होता है। रिलेटिव से हमें चाहे जितना गिफ्ट मिले कैश के फॉर्म में या मूवेबल एसेट्स के फॉर्म में, वो सब एग्जेम्प्ट होता है। बाकी रह गए दोस्त। दोस्तों से जो गिफ्ट मिला है उसका अमाउंट 50,000 को क्रॉस नहीं करता। ये जो अमाउंट है वो 50,000 के अंदर है, तो सर आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। गिफ्ट के ऊपर सेक्शन 56 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू 0 है। ठीक है, बच्चे हो सकता है जिनका नया पढ़ाई किया होगा, इसको ए को जोड़ दें, बी को जोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। रिश्तेदार से जो गिफ्ट मिलता है, जो लोग भी हमारे रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, उनसे जो गिफ्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर इन रिसीप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन विदाउट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द सेम कंसर्न, रेम्यूनरेशन ऑफ अदर स्पाउस विल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड और वाइफ हुज। टफ क्वेश्चन है ये। देखिए, एक होते हैं मिस्टर ए और एक होती है उनकी वाइफ। मिस्टर ए के पास मान लीजिए किसी कंपनी के 25% शेयर्स हैं, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो जाता है। और जो डब्ल्यू हैं, जो उनकी मिसेज हैं, उनके पास उस कंपनी के 20% शेयर है, उनके पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। एक और बात बताता हूँ, ए मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं और 5 लाख रुपए कमाते हैं, और इनकी वाइफ भी मान लीजिए कोई बिजनेस करती है और वो 4 लाख कमाती है। अब कहानी क्या है कि जिस कंपनी के शेयर्स इनके पास हैं, वहाँ से ए को 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, और वहाँ पे डब्ल्यू को भी 2 लाख की सैलरी मिलती है। तो ये नियम ये कहता है कि अगर स्पाउसेस को, जैसे इनको 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, इनको 2-2 लाख रुपए बिना किसी क्वालिफिकेशन के मिल रहे हैं, तब क्या होगा, ये जो 2 लाख रुपए ए वाले हैं ये तो ए में जाएंगे ही,
ये जो इसकी मिसेज को भी बिना क्वालिफिकेशन पैसे मिल रहे हैं, ये भी ए के अंदर जाएंगे। पूरा रूल दोहराऊं, अगर पति पत्नी दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, पहली बात, दोनों को बिना क्वालिफिकेशन के रेम्यूनरेशन मिलता हो, 2, तो फिर एक का रेम्यूनरेशन दूसरे में चला जाएगा जिसकी इनकम अदर देन दिस ज़्यादा हो। जैसे बच्चे की इनकम हायर मम्मी पापा में जाती है, बच्चे की इनकम ज़्यादा पैसे वाले मम्मी या पापा में जाती है, ज़्यादा इनकम वाले में। उसी तरह पति या पत्नी में से जो हाईएस्ट अर्नर होगा, इस पॉइंट के अलावा जो हाईएस्ट अर्नर होगा, ये 2-2 लाख रुपए उसी स्पाउस के अंदर चले जाएंगे। तो आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो जिसका इनकम ज़्यादा है उस ज़्यादा वाले के पास दोनों का रेम्यूनरेशन चला जाएगा। लेकिन ये सारा कंडीशनल क्वेश्चन है, आप पूरे इसके सारे कंडीशंस पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। इफ एम्प्लॉय रिसीव्स द अक्यूमुलेटेड अमाउंट आउट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, TDS शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। सर आप इसके ऑप्शन देख लीजिए भले। बात यह है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से उसने पैसा विड्रॉ किया है, अगर उसने ये पैसा 5 साल से पहले विड्रॉ किया है, दैट इज़ उसका 5 साल का सर्विस पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो उस पर 10% TDS लगेगा सर। और अगर वो पैन कोट नहीं करेगा, पैन नंबर नहीं देगा काटने वाले को, तो 30% TDS कटेगा सर। ठीक है सर, तो ये सारे रूल्स हैं, आपको याद करने हैं। नीचे जो एक्स्ट्रा बातें लिखी होती हैं इनको आप ज़रूर पॉज करके पढ़ा कीजिए। और मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चनों का मकसद है वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेन, दैट इज ऑब्टेनिंग पेन, कोटिंग पेन एटसेट्रा, देन द पेनल्टी कैन बी लिवाइड अंडर द सेक्शन 272B। वेल, ऐसा नहीं कि मुझे सारे सेक्शन याद हैं, पर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इसको याद करके जाना चाहिए। और कुछ एक ही क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो मेरिट होल्डर बंदा होता है और जो मेरिट में प्लेस नहीं ले पाता, उसमें कुछ ही क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन सबके लिए सिंपल होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन सबके लिए बहुत टफ होते हैं, लेकिन जो 5 या 8 क्वेश्चन होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं या डिसाइडर होते हैं कि कौन लाइन के इस तरफ रहेगा और कौन लाइन के दूसरी तरफ रहेगा। बहरहाल ये क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बंदा पेन से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स करता है, जैसे पेन नंबर लेना चाहिए पर लेता नहीं है, पेन नंबर कोट करना चाहिए पर कोट नहीं करता, या कोट करता है तो गलत तरीके से कोट करता है, इन सारे मामलों में आपके ऊपर 10,000 तक का पेनल्टी लग सकता है। इसका रिलेटेड सेक्शन है 272B। ओके सर, होप वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा, आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।